हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए उनके जो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पाठ 3 का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले आपने लेक्चर नंबर क्या पढ़ा है? 8 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 8 में बात हुई है आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन ऊर्जा, आप ये जानते रहो आयनन ऊर्जा क्या है। परिभाषा लिखा आपने, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है, या बोलो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। आवश्यक ऊर्जा की मात्रा मतलब वो कितना एनर्जी का डिमांड कर रहा है। तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के विषय में मैंने दिखाया है कि जो आयनन ऊर्जा होता है किस पर डिपेंड करता है? परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड? परमाणु त्रिज्या पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश और स्थायी, 3 चीजों पर डिपेंड करता है आयनन ऊर्जा। आपको लिखाया गया कि आयनन ऊर्जा सामान्य केस में जो है किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि प्रभावी परमाणु त्रिज्या कम होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो जब भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या कम होगी, तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। और जब भी आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के कम होने का रीजन क्या है? कम होने का वजह क्या है? मतलब यही है ना कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब परमाणु त्रिज्या ज़्यादा रहेगी, परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, और अगर आकर्षण बल कम होगा फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देना ही पड़ेगा, कम एनर्जी ही देना पड़ेगा। आप बोलेंगे आयनन ऊर्जा का मान कम है। आपने लिखा है कि क्षार धातुओं के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और उत्कृष्ट गैसों के आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। और उत्कृष्ट गैसों में भी सबसे अधिक किसका होता है? हीलियम का। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो है आयनन ऊर्जा हीलियम का होता है, जो 118 तत्व आपके पास उसमें। और बात हो रही है कि सबसे कम किसका होता है? सीजियम का। तो देखो, ये आयनन ऊर्जा का मतलब ये समझो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग के क्या बनाएगा भाई? जब बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा एनर्जी को देकर, तो उस केस में धनायन बनेगा। धनायन धातु, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, अर्थात उसमें क्या है? धात्विक लक्षण। क्या है? धात्विक लक्षण। यदि कोई तत्व या कोई परमाणु कम इलेक्ट्रॉन देने पर ही इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, कम एनर्जी देने पर कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो बोलेंगे इसमें धात्विक लक्षण क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जिसका आयनन ऊर्जा कम होता है उसमें धात्विक लक्षण बहुत ज्यादा रहे। आयनन ऊर्जा कम होने का मतलब कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो सीजियम में आयनन ऊर्जा का जो है, सीजियम का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। रुबिडियम का भी कम होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है? सीजियम। और बोलेंगे इसमें जो है इसका धात्विक लक्षण बहुत ज्यादा होता है। धातुओं का ही धात्विक लक्षण होगा ना, धातुओं में सबसे अधिक किसका? सीजियम। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स और हैं, इनकी तुलना कर ली जाए। कि आपको बोला गया कि बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा और प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी है बोरान के प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा से। तो अगर पहले प्रश्न का आंसर दिया जाए तो पहले प्रश्न में क्या देखो, आपसे देखो कहा जाए बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा ना, बेरिलियम और बोरान, इन दोनों का प्रथम आयनन ऊर्जा। अच्छा देखो, आयनन ऊर्जा को IE से दिखाते, किससे दिखाते हैं? IE से दिखाते हैं। IE1 भाई, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी को IE1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी को IE2, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी को क्या कहते हैं भाई? अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे ना यहाँ एक शब्द लिखते हैं एंथैल्पी, कई के बुकों में लिखा है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ये दोनों एक ही है। एक लिखा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी शब्द का मतलब जानते हैं? ऊर्जा में परिवर्तन, कि ऊर्जा की आवश्यकता हुई कि ऊर्जा निकली। एंथैल्पी शब्द का मतलब जानते रहिए आप लोग। एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन। कहीं भी अगर एंथैल्पी वर्ड आ जाए तो समझो ऊर्जा में परिवर्तन है। ऊर्जा का की आवश्यकता भी हो सकती है और ऊर्जा निकल भी सकती है। इसको दिखाते हैं डेल्टा एच।
डेल्टा एच। ध्यान दें, आप एंथैल्पी को दिखाते हैं डेल्टा एच, और एंथैल्पी दिखाता है ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो जब कभी देखो आयनन ऊर्जा की बात होती है तो आई से दिखाते हैं, लेकिन अगर आयनन एंथैल्पी की बात हो जाए, आयनन एंथैल्पी, तो उसको दिखाते हैं डेल्टा एच आई ई। डेल्टा एच मतलब आयनन ऊर्जा का एंथैल्पी, उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा को आई से दिखाते हैं और एंथैल्पी को डेल्टा एच। तो आयनन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई से दिखाते हैं। और आपको पता है आयनन ऊर्जा उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी होती है यार। तो देखो ध्यान से, हाँ देखो उष्मा शोषी का मतलब जानते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे यार मैं बताया हूँ आपको यार कि देखो भाई इस केस में हमेशा एनर्जी दी ही जाएगी ना, आयनन ऊर्जा के केस में एनर्जी दी ही जाएगी। अर्थात बोलेंगे जब एनर्जी दी जाती है तो पॉजिटिव से दिखाते सामान्य केस में, और जब एनर्जी निकले तो निगेटिव से दिखाते। तो इस केस में एनर्जी दी जाएगी, तो यहाँ जो है वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा एच में परिवर्तन किस में आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब दिया जा रहा है, और डेल्टा एच में अगर निगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे। तो बस जानते रहो कभी भी अगर डेल्टा एच आई ई का वैल्यू यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाए। क्यों? क्योंकि आयनन एंथैल्पी कैसी होती है, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी जिसके, ध्यान दे, जिसके डेल्टा एच आई ई आयनन एंथैल्पी का मान जितना ज्यादा रहेगा, प्लस में जितना अधिक रहेगा, इसका मतलब उसको उतना अधिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अर्थात बोलेंगे उसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम रहेगा। जिसके इस वैल्यू डेल्टा एच आई ई अर्थात आयनन एंथैल्पी ये होती है ना भाई, उष्मा कैसी होती है, उष्मा शोषी होती है। उष्मा शोषी का मतलब क्या बोलेंगे, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और जितना अधिक पॉजिटिव आएगा हाँ ये उतना ही अधिक उष्मा शोषी होगा। उतना अधिक उष्मा शोषी का मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बोलेंगे आयनन ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा। ज़्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा, कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। तो देखो आपके एनसीईआरटी में ना इसका वैल्यू भी दिया है, मतलब अक्रिय गैसों के आयनन ऊर्जा का मान दिया है। आपको मान नहीं रखना, बस आप जानते हो उनका ज़्यादा होता है। उनका ज़्यादा मतलब अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों के आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होने का मतलब उसका जब वैल्यू देखेंगे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और इनका भी पॉजिटिव रहेगा, क्षार धातुओं का भी पॉजिटिव, क्योंकि आयनन ऊर्जा उष्मा शोषी ही होती है, पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन कम पॉजिटिव रहेगा। या अर्थात यहाँ पे कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाली जा सकती है। समझ पा रहे हैं? अब अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा, अब पूछा है कि बेरिलियम और बोरान के प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी है ना। तो देखो अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम का जो है बेरिलियम बोरान, इसके अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। और इसका क्या होता है 1s2 2s2, या बाहरी कोष का कर रहा हूँ, चलो इसका 2s2 होता है, और इसका क्या होता है 2s2 2p1, 2s2 2p1। तो देखो अगर मैं बात करूँ IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा की, दोनों की बात कर लूँ तो आप बोलेंगे ये स्थायी है कि नहीं स्थायी। भाई इसका 2s भरा हुआ है, इसका भी 2s भरा, लेकिन हमको बात तुलना करनी 2p से, ठीक है। हाँ तो बोलेंगे स्थायी है, स्थायी होने की वजह से इसका जो ये कह सकते हैं ना, बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा बोरान के प्रथम आयनन ऊर्जा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस वजह से, स्थायी होने की वजह से। तो आप लिख सकते हैं कि बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा इसका ज़्यादा होगा। दिखाना तो यही कि दिखा देंगे इसके IE1 का मान ज़्यादा है, इसके IE1 का मान कम, तो बोलेंगे बेरिलियम का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास के कारण बोरान के प्रथम आयनन ऊर्जा से क्या होता है, अधिक होता है। भाई स्थायी विन्यास है इसलिए बोरान से क्या होगा,
हाँ, ऊर्जा से अधिक होता है। और दूसरा केस क्या है पता है? अब मान लो, सुनो पहले, अब ये प्रथम वाली बात है, प्रथम वाले में बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरान का कम। अगर बात हो द्वितीय की, तो द्वितीय में क्या होगा पता है? ये बनेगा Be+, ये बनेगा B+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 होगा और इसका होगा 2s2। अब बताओ कौन स्थायी? ये वाला स्थायी होगा, ये वाला कम स्थायी है भाई। 2s कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आधा भरा, मान लो इसको, ये आधा भरा है, पूरा भरा हुआ है, तो कौन ज़्यादा स्थायी होगा? ये वाला। हाँ, B+ बोलोगे, बोरान नहीं। तो अगर मैं IE2 की बात कर लूँ, IE2 की, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो है, इसका 2s1 बनेगा भाई। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी दिया जाएगा, यहाँ कम एनर्जी दिया जाएगा, क्योंकि ये स्थायी है, ये कम स्थायी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो देखो ये बन गया ये। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, प्लस वाले से। तो जब निकालेंगे ना, तो उस केस में क्या होगा बताइए? हाँ, तो बोल देंगे बोरान का द्वितीय आयनन ऊर्जा बेरिलियम से, बेरिलियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं ना, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद बोरान का विन्यास स्थायी हो जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, प्रथम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के पश्चात बोरान का विन्यास स्थायी हो जाता है। इसीलिए बोरान का प्रथम द्वितीय आयनन ऊर्जा बेरिलियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा से क्या होता है? अधिक। समझ पा रहे हैं आप? तो यही लिखेंगे आप लोग, द्वितीय रीजन कि प्रथम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के पश्चात प्रथम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के पश्चात बोरान स्थायी विन्यास, या बोरान का विन्यास स्थायी हो जाता है। बोरान स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसीलिए क्या बोलेंगे भाई? बोरान का द्वितीय आयनन ऊर्जा बेरिलियम से क्या होता है? अधिक। ये थोड़ा जानते रहिए आप लोग यार। हाँ, तृतीय भी निकाल सकते हैं। अब अच्छा देखो, अब 2+ आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2+ आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो 1+ आया है। ये प्रथम वाली बात हुई। अब यहाँ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसमें ही आएगा, प्लस ला दो, 2+ आ जाएगा। अब देखो, बेरिलियम पे 2+, और जानते हैं क्या होगा? ये होगा B पे 2+। हाँ सुनो पहले, इसका 2s1 हो जाएगा और इसका 1s2 होगा। अगर आपको बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 होता है ना, ये सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। हीलियम की तरह स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो? और आपको पता है पूरी आवर्त सारणी में किसकी अधिक होती है? हीलियम की ज्यादा होती है। कैसे बराबर आ जाएगा? हाँ, किस पे प्लस? जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस नहीं आएगा। एक में निकाले, एक में नहीं। तो ये कौन बात हो भाई? ऐसे कैसे? मान लो तो अब प्लस आएगी, देखे ये तो वैसे ही कम है। ये मतलब बोरान जो है, आपको नॉर्मल तुलना करना है कि बोरान जो है वैसे ही कम है। इसको पहले लिखो फटाफट। अब देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी है ना। अच्छा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s2 2p3। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2s2
2p4। तो बताइए 2p3 और 2p4 में कौन ज़्यादा स्थायी होता है? हाँ, ये स्थायी है, अर्धभारित कक्षा के स्थायी विन्यास। तो यहाँ अब जब प्रथम आयनन ऊर्जा प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आप, हाँ, तो उस केस में हाँ नाइट्रोजन में आपको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी, ये ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास के कारण ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से क्या होता है? ज़्यादा हो। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से स्थायी विन्यास के कारण होने के कारण अधिक होता है, या सुनो क्या लिखा? नहीं, वैसे लिखो यार, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास होने के कारण, ये कोई इसको यहीं लिखा, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास होने के कारण ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। अब अगली बात करें, ध्यान दें आप। अच्छा देखो ध्यान से, अब मान लो निकाल दिया तो N प्लस बन जाएगा ये, और ये O प्लस बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2s2 2p2 होगा, और इसका 2s2 2p3 हो जाएगा। अब कौन स्थायी हो गया है? ये O प्लस स्थायी हो गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये स्थायी विन्यास। तो क्या लिखेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के पश्चात ऑक्सीजन स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, अतः ऑक्सीजन का द्वितीय आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन के द्वितीय आयनन ऊर्जा से अधिक हो जाता है। या होता है, कह सकते हैं। अब अच्छा तृतीय वाली बात करें थे, तो ध्यान दीजिए, सुनो। हाँ, अच्छा बात करें, आप तृतीय वाली बात करें तो यहाँ क्या होगा पता है? ये मिलेगा आपको, हाँ, यहाँ पे डबल प्लस मिलेगा। प्रथम द्वितीय की बात करता है अक्सर केसेस में। इसका 2s2 2p1 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? हाँ, 2s2 2p2 मिलेगा ना। तो उस केस में इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ, त्रिज्या ही देख लो। तो उस केस में आप त्रिज्या देख लीजिए कि N डबल प्लस और O डबल प्लस में जो है किसकी त्रिज्या जो है ज़्यादा और किसकी त्रिज्या कम होगा। तो जो O डबल प्लस होगा ना, इसका त्रिज्या क्या होता है? हाँ, N डबल प्लस से कम होता है। तो उस केस में इसका जो है, जो IE3 देखेंगे, अगर आप IE2 को देखेंगे तो IE2 का वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगा, और अगर आप IE3 को देखेंगे तो क्या होगा? तो IE3 भाई इसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, हालांकि इन दोनों पर फोकस करें आप। प्रथम द्वितीय के केस में प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है,
जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होता है, क्यों? तो उसका एकदम तरीके से रीजन आपको देना है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास के कारण ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो अगर आप ऑक्सीजन से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, निकालने के बाद ऑक्सीजन का विन्यास स्थायी हो जाता है। स्थायी होने की वजह से इसका जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस केस में क्या दिया है, हाँ, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। किसकी तुलना में? यन की तुलना में। यन से द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देंगे उसकी तुलना में ऑक्सीजन का द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको फटाफट देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है? क्षार धातुओं के प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी। तो क्षार धातु और इसके क्षारीय मृदा धातु, इन दोनों की प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी है। तो क्षार धातु में की लीजिए लिथियम, मान लीजिए क्षार धातु ले लिया। चलो सुनो, हाँ मान लीजिए क्षार धातु में किसी का ले लिया जाए, बस एक सुनो छाप लो। आप इसको यम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको भी यम मान लीजिए, क्या दिक्कत? बस ये जानते रहो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 होगा। और इसके बाद जानते हैं इसके पहले जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पहले आप कोई रखेंगे उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। NS1 कैसे आता है? पहले लिखा जाएगा अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, फिर NS1। जैसे मान लो नियान की बात कर लूँ, या आप, हाँ ध्यान से देखो बता रहा हूँ। जैसे अगर आप नियान की बात कर लें, आप बात कर लें लिथियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकते हैं पता है? क्या लिख सकते हैं आप? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s1। 1s2 के स्थान पे हीलियम कर सकते हैं, हीलियम 2s1। अगर आपने जो है सोडियम करा तो नियान 3s1 कर देंगे, नियान 3s1। अच्छा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका क्या होगा देखो, अक्रिय गैस के बाद मान लीजिए इसका NS1 होता है, इसका क्या लिखेंगे? अक्रिय गैस के बाद NS2 होगा। कोई भी अक्रिय गैस हो सकता है, मान लीजिए आपने हीलियम हो सकता है, नियान हो सकता है, आर्गन हो सकता है, अक्रिय गैस। अच्छा देखिए ध्यान से, चलो मैं इसके जो है मैं इसको भी यम से दिखा रहा हूँ, इसको भी यम से दिखा रहा हूँ। बस से जानते रहो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश का NS1, इसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। अगर इनके जो है प्रथम तथा द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना करनी हो तो देखो, अगर आप बात करें यम की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा, और इसका अगर बात करें तो क्या होगा? NS2 होगा। अच्छा बताइए, ये विन्यास स्थायी है। NS1 और NS2 की तुलना किया जाए तो ये विन्यास क्या होगा? स्थायी होता है। ठीक है, आप इसमें कोई एग्जांपल लेके चलिए तब बढ़िया रहेगा ना। चलो देखो ध्यान से, तो यहां से जानते हैं अगर इसके प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना करेंगे IE1, इसका भी IE1, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जो है क्षार धातुओं के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान स्थायी विन्यास होने की वजह से क्षारीय क्षारीय मृदा धातुओं की, ये क्षारीय मृदा धातु है, इसका जो है प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास होने के कारण क्षार धातुओं के प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा हो। क्षारीय मृदा धातुओं के का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान स्थायी विन्यास होने के कारण क्षार धातुओं से ज्यादा होता है। अगर मैं द्वितीय की बात करूं, इसका देखो बनेगा M+, इसका बनेगा M+, इसका बनेगा NS1, इसका जानते क्या बनेगा? हाँ, यहाँ केवल अक्रिय बचेगा। इसके पहले भी अक्रिय है, इसके पहले भी अक्रिय, लेकिन अभी आपको मतलब रखना है NS1। तो आप ध्यान दें, जो अक्रिय गैस का विन्यास रहेगा, अक्रिय गैस का विन्यास ये क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, स्थायी विन्यास होता है। अक्रिय गैस का विन्यास कैसा रहेगा? स्थायी विन्यास रहेगा। तो स्थायी विन्यास होने की वजह से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के केस में आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और यहाँ क्या देना पड़ेगा? कम एनर्जी। तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर आप क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो प्रथम आयनन ऊर्जा के केस में क्षार धातुओं का जो है कह सकते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्षार धातुओं से ज़्यादा होगा। लेकिन आप द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय के केस में क्या होगा?
हाँ, क्षार धातुओं का ज़्यादा रहेगा, क्षारीय मृत धातुओं का कम। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके बाद अक्रिय गैस बचेगा। इसका जो विन्यास है अक्रिय गैस की तरह हो गया है। कैसा हो गया है? अब यहाँ से अक्रिय गैस की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी। अब इसी से संबंधित एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, चाहे तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लीजिए कोई कह दे आपसे, जैसे मान लो ले ले आपसे कि चलो सोडियम मैग्नीशियम की बात करूँ, चलो कि सोडियम का प्रथम आयनन ऊर्जा, सोडियम का द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान मैग्नीशियम के प्रथम आयनन ऊर्जा, मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा से करनी है। तो ध्यान दिया, अगर मैं बात करूँ प्रथम आयनन ऊर्जा की बात, IE1 की बात किया जाए तो इसका अंत इसका होगा क्या? 3s1 2p6 3s1 आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका क्या पता है? इसका 3s2 आएगा। नियान लिख लो इसके पहले तुम्हारा मन, इसका भी क्या होगा? नियान लिख लो। तो उस केस में क्या होगा पता है कि इसका विन्यास स्थायी मानेंगे आप, क्योंकि यहाँ 3s1 यहाँ 3s2 है। स्थायी विन्यास होने की वजह से इसका प्रथम आयनन ऊर्जा जो है क्षारीय मृत धातु में, जो कि मैग्नीशियम है, उसका ज्यादा रहेगा सोडियम से। अगर मैं द्वितीय की बात करूं, द्वितीय की बात करने के लिए पहले आप Na+ बनाओ, फिर Mg+ बनाइए। ये मिलेगा क्या? ये नियान 3s1, नियान 3s1, और ये बचेगा केवल नियान, यही नियान, ये नियान की तरह स्ट्रक्चर। तो इस केस में क्या होगा? अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो उस केस में आपको जो है यहाँ जो है ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये विन्यास स्थायी हो गया। तो आप बोल देंगे, ध्यान दो, ये विन्यास स्थायी हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, कि मैग्नीशियम का प्रथम आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास होने के कारण सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। अगर द्वितीय की बात करें तो बोलेंगे कि हाँ, कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के पश्चात यह स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसका द्वितीय आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा से क्या रहता है? ज़्यादा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के पश्चात सोडियम क्या प्राप्त कर लेता है? स्थायी विन्यास, नियान की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से इसका द्वितीय आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा से क्या होता है? अधिक। लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, आपका नया पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, या इस इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इन दोनों को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ये दिखाता है कि किसी विलग गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को दिखाता है। जो आयनन ऊर्जा किसे दिखाता है? कि कोई विलग गैसीय परमाणु, हाँ, जो है किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एनर्जी को आप बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और देखो, आयनन ऊर्जा और एक वर्ड होता है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड का मतलब है ऊर्जा में परिवर्तन, कि ऊर्जा निकल रही है कि ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वहां तो आपने देखा था कि जो एंथैल्पी था, एंथैल्पी उसको दिखाते हैं डेल्टा एच। एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा एच से दिखाते हैं। ये दिखाता है कि ऊर्जा निकल रही है कि ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो आयनन ऊर्जा के केस में जो है डेल्टा एच, मतलब यहाँ हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। किस में आता है? वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है। जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, वहां ऊर्जा चाहिए। तो आयनन ऊर्जा हमेशा ऊष्माशोषी होता है। कभी कम ऊष्माशोषी हो सकता है, कभी ज्यादा ऊष्माशोषी। कम ऊष्माशोषी का मतलब कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो वहां बोलेंगे आयनन ऊर्जा का मान कम है। जब ज्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बोला जाएगा? आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है। यहाँ एक नया पॉइंट है, यहाँ उल्टा केस है। यहाँ देखना है कि कोई विलग गैसीय परमाणु कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है। तो यही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। कम आसानी से जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अगर विलग गैसीय परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है।
ठीक है, देखो ध्यान से एक चीज है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करता है ना, तो वो एनर्जी निकालता है। कोई विलग गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के साथ अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। जब वो ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, तो ग्रहण करने के बाद एनर्जी निकालता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट जल्दी से ग्रहण करता है, एनर्जी ज्यादा निकालता है। अर्थात जब एनर्जी निकालेगा डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। अगर कोई विलग गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होने का मतलब पहले तो आप समझ लें कि आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन अगर इसको जांचना हो, जानते कैसे जांचते हैं? उसके विलग गैसीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लेगा। ऐड करने के सापेक्ष वो एनर्जी निकालेगा। अगर निकाली गई एनर्जी अधिक है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, मतलब इसने फास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर निकाली गई एनर्जी का मान कम है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम है। और कई के ऐसे भी परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही नहीं करना चाहते। ऐसे भी परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते। जानते कौन? जैसे अक्रिय गैस की बात कर रहे हैं आप, उत्कृष्ट गैसों की हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब स्थायी हैं। इन सबको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो अगर यहाँ आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलेगा नहीं, आपको बाहर से एनर्जी देके फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थायी तत्व हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं ये जो है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो ग्रहण करने के दौरान एनर्जी निकालती नहीं है, यहाँ एनर्जी देना पड़ता है। अर्थात ये क्या होता है? ऊष्मा शोषी। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है और ऊष्मा छेपी भी हो सकती है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब केवल यही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। अभी मैं अगला वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो क्या है। यहां तो बताएगा कि विलग गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? माइनस, जब वो ग्रहण करेगा तो। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अगर आप देखें कि आप देखो ना, डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच दिखाता है एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है। और इसी को आप यहाँ ये बोलेंगे डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ध्यान दिया, जो यहाँ मतलब डेल्टा एच का वैल्यू आपने लिखा था आयनन ऊर्जा में, वो आपने लिखा था डेल्टा एच, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। आप उसको डेल्टा एच आई ई कह सकते हैं। डेल्टा एच को ही डेल्टा एच आई ई कह सकते हैं किस केस में? अगर वो आयनन ऊर्जा वाली बात कर रहा है। वही केस है अगर आप इलेक्ट्रॉन लब्धि वाली बात करें, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करो, तो उस केस में भाई एनर्जी निकालेगा या एनर्जी की आवश्यकता होगी, दोनों ही केस होंगे, जिसको आप दिखा सकते हैं डेल्टा एच। ये दिखाता है एंथैल्पी में परिवर्तन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस में डेल्टा एच को ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? डेल्टा एच ई जी। ये भी क्या दिखा रहा है ना, वही एंथैल्पी में, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब कह सकते हैं ना, विलग गैसीय परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके एंथैल्पी में क्या परिवर्तन हो रहा है, कि पॉजिटिव में आ रहा है वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। देखो यहाँ नीचे परिभाषा लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है? किसी विलग गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने के पश्चात उसकी एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी विलग गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने के पश्चात उसकी एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव में डेल्टा एच का वैल्यू आता है कि निगेटिव में आता है, उसी को आप बोलते हैं डेल्टा एच ई जी। अगर डेल्टा एच ई जी का वैल्यू, ध्यान दें, डेल्टा एच ई जी या डेल्टा एच दोनों एक ही मान लें आप, डेल्टा एच ये बोलो चाहे डेल्टा एच ई जी, मैं यहाँ की भाषा में डेल्टा एच ई जी कह सकता हूँ। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आता है, निगेटिव आने का मतलब परमाणु ने बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ज्यादा मात्रा में क्या निकाला है? एनर्जी। बस आप ये जानते हो डेल्टा एच का वैल्यू या डेल्टा एच ई जी का वैल्यू जितना अधिक निगेटिव आएगा, इसका मतलब परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता उतना क्या है? ज्यादा, फास्ट जोड़ लेगा। डेल्टा एच का वैल्यू या डेल्टा एच ई जी का वैल्यू जितना अधिक निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, आप क्या समझेंगे कि ये जो है उतना अधिक तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है विलग गैसीय परमाणु। और अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है
तो जितना अधिक पॉजिटिव होगा, समझो उतना अधिक दिक्कत है, उतना अधिक एनर्जी उसको दे के तब इलेक्ट्रॉन जुड़ा जा रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि विलय गैसीय परमाणु आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ज्यादा। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो बोलेंगे इसका जो है, इसको एनर्जी दे के तब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू जितना अधिक निगेटिव आएगा, जितना अधिक निगेटिव, उसके इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता जो है या इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज्यादा रहेगी। डेल्टा एच का वैल्यू जितना अधिक पॉजिटिव आएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना कम रहेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच कहो चाहे डेल्टा एच ईजी कह दें, अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उष्मा शोषी, मतलब उस केस में उष्मा दिया जा रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो क्या बनेगा? उष्मा निकल रहा है। ये उष्मा शोषी भी हो सकता है, उष्मा छेपी भी हो सकता है, डिपेंड करता है परमाणु कैसा लिया। अगर हेलोजन लिया आपने, भाई जैसे हेलोजन ले लो, ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। नाइट्रोजन वगैरह, सल्फर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अक्रिय गैसों की बात करूं, सल्फर, फास्फोरस, ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। नाइट्रोजन की भी दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ नाइट्रोजन वगैरह में, थोड़ा ध्यान दें आप। अगर मैं बात करूँ अक्रिय गैसों की, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब जानते हैं क्या है? ये सब मतलब बहुत स्थायी है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो बाहर से एनर्जी दे के करना पड़ेगा। यहाँ उष्मा की जो है, मतलब ये प्रोसेस उष्मा शोषी होगी, यहाँ उष्मा निकलेगी नहीं, यहाँ उष्मा की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो यहाँ बताया गया कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, देखो यही जानना है आपको, डेल्टा एच या डेल्टा एच ईजी, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, मतलब बोलेंगे ई ए मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। ई ए प्लस में आएगा ना, डेल्टा एच का वैल्यू प्लस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ज्यादा। जितना अधिक माइनस में रहेगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रहेगा, जितना अधिक प्लस में रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना कम। ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है, देखो कि ऊर्जा का उत्सर्जन, ये तो इसे जानकारी है, डेल्टा एच ईजी के विषय में बताया गया है कि ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होता है, जितना अधिक ऊर्जा निकालता है, इसका मतलब समझेंगे ई ए क्या है? उतना ज्यादा है। मैंने बता दिया है सब, ऊर्जा जितना अधिक निकलेगा आप क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ज्यादा है। या इसी को एक और भाषा में कह सकते हैं, देखो ऊर्जा का उत्सर्जन जब ज्यादा होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन निगेटिव में होता है ना, जब निकलेगा तो निगेटिव में, और जब आवश्यकता होगा पॉजिटिव। अर्थात ये भी कह सकते हैं आप कि डेल्टा एच ईजी का मान उतना ही निगेटिव होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन जितना ज्यादा होता है, इसको अपने भाषा में ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एच ईजी का वैल्यू उतना क्या आएगा? निगेटिव, माइनस में आएगा। तभी तो बोलेंगे उत्सर्जन हो रहा है। जितना अधिक उत्सर्जन होगा मतलब डेल्टा एच ईजी या डेल्टा एच का वैल्यू उतना अधिक निगेटिव होता है। और ज्यादा निगेटिव आए, ज्यादा ऊर्जा निकली या डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा निगेटिव आया तो बोलेंगे ई ए का मान क्या होगा? अधिक, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगा। अब उसी के संबंध में एक एग्जाम्पल दिया गया कि मान लो कोई परमाणु ए है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ए माइनस बनाया, बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बी माइनस बना लिया, सभी ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को आप इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है कि मतलब ग्रहण करने के बाद एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। हाँ, एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। वो उष्मा शोषी भी, पॉजिटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव में आया तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो वो उष्मा शोषी है। डेल्टा एच का वैल्यू या डेल्टा एच ईजी का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उष्मा शोषी होगा। अगर डेल्टा एच ईजी का वैल्यू निगेटिव में आया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उष्मा छेपी होगा। ठीक है, तो ध्यान दे, अच्छा देखो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आए, ये ए का वैल्यू पॉजिटिव में, बी का वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव में। बोलेंगे ए के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पॉजिटिव में है, बी के लिए भी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पॉजिटिव में है, सी के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है, वो क्या है? माइनस में, निगेटिव में है। और ये भी माइनस में। मैंने आपको बताया कि जितना अधिक निगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ज्यादा रहेगा। इसका सबसे ज्यादा है तो बोलेंगे डी के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डी के लिए होगा, सबसे कम किसके लिए होगा? बी के लिए। भाई जिसके लिए पॉजिटिव आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी कम होगी, निगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज्यादा होगी।
तो डी के लिए ज़्यादा नेगेटिव है, -160 किलो जूल प्रति मोल। बी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव में, पॉजिटिव आने पर कम होगा, सबसे कम बी का होगा, सबसे अधिक डी का होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम लिखेंगे, सबसे ज़्यादा डी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का, उसके बाद डी का। भाई देखो ये ज़्यादा निगेटिव है, इससे कम निगेटिव ये है, इसके बाद ये दोनों प्लस में है। जो ज़्यादा प्लस में होगा उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही कम रहेगा। तो सबसे अधिक डी का है, उसके बाद सी का है, उसके बाद ए का है, उसके बाद क्या है, बी का। यही लिखा गया है कि बी की इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम है, डी की इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा है। यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रॉन घनत्व का घटता क्रम, घटता क्रम लिखा गया। ये वैल्यू देखिए, मतलब आपको ये समझाने के लिए बताया गया इस एग्जाम्पल को, कि जैसे मान लो कहीं दिया गया हो इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसे निकालना हो, आपसे कहे कि जैसे डेल्टा एच ईजी का वैल्यू दिया हो और आपसे बोले बताओ इसमें किसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो। जब भी दिया जाता है ना इलेक्ट्रॉन घनत्व के केस में, जब भी देता है वो डेल्टा एच ईजी का वैल्यू आपको दिया जाता है और वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, प्रयोग करके निकाला जाता है। बस आपको समझना होता है कि भाई जिसके लिए ज्यादा निगेटिव होगा तो बोलेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। और ऐसा देखिए, बता दें ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो हैलोजेंस होते हैं पूरी आवर्त सारणी में, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होती है, अर्थात वो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ज्यादा एनर्जी निकालते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, आपको बस समझना है कि अर्थात इसका मतलब क्या है कि हैलोजन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, अर्थात इनके डेल्टा एच ईजी का वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव में आएगा। अभी एनसीईआरटी में दिया गया है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अभी आप। अच्छा देखिए ध्यान से। अच्छा अब इसका कोई ट्रेंड बोले कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंद होता, देखो आपको सामान्य केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता का डेफिनेशन देना है, लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को भी जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन वो ये है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है। और इलेक्ट्रॉन बनता क्या, ये बताता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है कि कम है कि नहीं है ही नहीं, और नहीं है तो अगर आप जबरी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो पॉजिटिव उष्माशोषी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बनता ज्यादा है तो उष्माक्षेपी होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बनता कम है तो उष्माशोषी, ये दोनों हो सकता है। अच्छा इसका ट्रेंड क्या होगा, आपने लिखा है ना, देखो लिखा जाता है आयनन ऊर्जा ना इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर, दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटने, परमाणु त्रिज्या के घटने तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण, के बढ़ने के कारण ऐसा लिख सकते हैं ना, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ना, ये लिख लो यहां से, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। और यदि आप किसी समूह में चलें, किसी समूह में, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर, नीचे चलने पर क्या हो, परमाणु त्रिज्या के बढ़ने, परमाणु त्रिज्या के बढ़ने तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के, प्रभावी नाभिकीय आवेश के आवेश के घटने के कारण, घटने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता
बंधुता घटती है। अच्छा, आप सुनिए ध्यान से। देखो, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, आप जान लीजिए, परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड करता है और प्रभावी नाभ की आवेश पर। भाई अगर परमाणु त्रिज्या छोटा है, मान लीजिए दो परमाणु, एक का परमाणु त्रिज्या बड़ा है, एक का परमाणु त्रिज्या छोटा है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ना हुआ, इलेक्ट्रॉन बंधुता में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। बताइए कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? छोटा वाला। भाई ये फास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बड़ा वाला फास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा। हाँ, त्रिज्या अगर, वही बताना चाहता हूँ कि अगर त्रिज्या कम रहेगी, हाँ नहीं नहीं, पहले ये समझो कि त्रिज्या छोटी रहेगी तो जो इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो फास्ट अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है। वही सेम हाल प्रभावी नाभ की आवेश का भी है। अगर प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा रहेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होने का मतलब नाभ इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब समझेंगे ना, फिर भी त्रिज्या छोटी होती है। अरे देखो, अगर प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा है मतलब नाभिक का ट्रैक्शन फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा है। प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा का मतलब क्या है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। जब आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज आकर्षित करेगा। प्रभावी नाभ की आवेश अगर ज्यादा होता है, सामान्य केस में अगर परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, जैसे इसका परमाणु त्रिज्या छोटा है, इसका परमाणु त्रिज्या बड़ा है, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे तो जल्दी आकर्षित करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित नहीं करेगा। तो बोलेंगे जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इलेक्ट्रॉन के जोड़ने की क्षमता इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। और अगर प्रभावी नाभ की आवेश देख लें, देखो अगर छोटा होगा, मतलब यही समझे आप लोग, प्रभावी नाभ की आवेश का मतलब क्या है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो देखो, अगर छोटा परमाणु त्रिज्या होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में रहता है, यहाँ तो दूर में है, यहाँ थोड़ा पास में है, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो मान लीजिए आप बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, तो ये फास्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, ये थोड़ा स्लो एक्सेप्ट करेगा। भाई यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ये जल्दी आकर्षित करेगा, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम है, जल्दी आकर्षित नहीं करेगा। तो यही लिखा गया है कि अगर परमाणु त्रिज्या, देखो परमाणु त्रिज्या ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, परमाणु त्रिज्या छोटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा। दूसरा केस है प्रभावी नाभ की आवेश। अगर प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होता है तो भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगा। प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहता है? ज्यादा, क्योंकि भाई ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो आप यहाँ एक क्रम लिख सकते हैं ना, अभी लिखवा दूंगा मैं आपको। और एक और यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे स्थायित्व के बारे में, कि अगर कोई परमाणु स्थायी है तो क्या होगा। जैसे हीलियम वगैरह की बात करें, ठीक है, अगर स्थायित्व ज्यादा होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही नहीं करेगा। स्थायित्व ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? कम। स्थायित्व ज्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? कम। तो जो अक्रिय गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसा बोलते हैं आप, उत्कृष्ट गैस कह दो, इनके लिए देखो जैसा ट्रेंड आपने सामान्य केस में आयनन ऊर्जा का पढ़ा है कि आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, सेम यही रीजन है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, परमाणु त्रिज्या के घटने और प्रभावी नाभ की आवेश के बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है, आवर्त में बढ़ती है और समूह में घटती है, ठीक यही रीजन है। लेकिन इसके अलावा वहां जो है स्थायित्व के केस में देखा था कि अक्रिय गैसों के लिए, उत्कृष्ट गैसों के लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो स्थायी है, वहां से इलेक्ट्रॉन को उस केस में निकाला जाता है। आयनन ऊर्जा के केस में क्या होता है? उसको निकाला जाता है कि बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जब स्थायी है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बोलेंगे आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा हो। अक्रिय गैसों के लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जाए तो ये अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही नहीं करना चाहते, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम रहेगा। यही समझिए आप लोग कि अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? सबसे कम। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों के लिए। उसमें हीलियम बात अलग है, हीलियम की सबसे ज्यादा होता है। और ये उसका ठीक उल्टा यहाँ पे है, समझ पा रहे? इसके बाद देखिए ध्यान से, थोड़ा जानते रहिए आप लोग। अच्छा, मान लो कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बंधुता की,
तो ये परमाणु त्रिज्या के इन्वर्सन ही है ना भाई, परमाणु त्रिज्या का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बनता कम। आ रहा है पूरा ना ये परमाणु, ध्यान दीजिए आप, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए आप इसको याद रखिए कि वह परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता कम, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता कम। इसके साथ इसका उल्टा रिलेशन है, ये ज्यादा ये कम, ये कम ये ज्यादा। अगली बात हो रही प्रभावी नाभिकीय आवेश, किसकी बात हो रही है, मैं जेफ बोल दे रहा हूँ, जेफ, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगला पॉइंट देखिए, आपसे कहा जाए स्थायित्व, किसकी बात हुई, अच्छा बताओ स्थायित्व ज्यादा होने पर ये क्या होगा, कम होगा। स्थायी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करेगा भाई, तो अगर स्थायित्व ज्यादा होगा ना तो ये उल्टा कर देंगे आप बटा में, क्या बोलेंगे स्थायित्व, मतलब देखो ये इसका सीधा रिलेशन है और यहाँ इनका उल्टा रिलेशन चल रहा है इन दोनों का, ये ज्यादा होगा ये कम, ये कम ये ज्यादा। यहाँ बात किया जाए ये ज्यादा होगा तो ये कम। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट एक है, उसका बोलते हैं चार्ज, आवेश। आवेश देखो अगर प्लस बढ़ता है, क्या बढ़ता है, धनावेश। तो अच्छा बताइए, अगर जैसे मान लो ए हो, ए प्लस हो और ए डबल प्लस हो, अब इन तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन आया है, बताओ कौन फास्ट ग्रहण करेगा, ये वाला, ये ग्रहण करेगा क्योंकि इसका प्रोटॉन काफी प्रभावी होता है। अरे इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, अरे यार इसका साइज सबसे छोटा होगा, अगर एक तरीके से देखो प्लस आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, पढ़े हो, प्लस आने पर जो है नाभिक काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये फास्ट ग्रहण करेगा, बता दे रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक रहेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, भाई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा यार, तो इसका सबसे अधिक रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक रहेगी। उसके बाद ये वही इलेक्ट्रॉन बंधुता ही बात हो रही है, जब प्लस होगा, आयनन ऊर्जा देखा है बदतमीजी तुम लोगों ने, अगर ये देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे मुश्किल यहां होगा, पहले समझो ध्यान से। जैसे अगर इन तीनों की तुलना मैं करूं आयनन ऊर्जा से, आयनन ऊर्जा के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ए और ए प्लस है, ए डबल प्लस है, बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जानते हैं, ये इसका जो है प्रोटॉन, मतलब कह सकते हैं इसका जो है नाभिक काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, साइज छोटा रहेगा, साइज छोटा रहेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कम मुश्किल यहाँ होगा, सबसे आसानी यहाँ होगा, सबसे आसानी यहाँ होगा, तो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ सबसे दिक्कत होगा, बोलेंगे इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा, इसके लिए सबसे कम। मैं दूसरा केस बात कर रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो, कौन फास्ट ग्रहण करेगा, जानते इसका साइज छोटा है, भाई देखो नाभिक यहाँ मतलब कह सकते हैं ना, इसका नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा है, इसके नाभिक में प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, तो जब प्रोटॉन ज्यादा रहे, प्लस ज्यादा रहेगा, वो जल्दी आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, जल्दी आकर्षित, जल्दी आकर्षित कौन करेगा, ये सबसे, नहीं समझ पा रहे हो क्या, भी मैं इसको लिखा दे रहा हूं, समझो ध्यान से। तो धनावेश जितना ज्यादा रहेगा, प्लस जितना ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक। और इसका ठीक उल्टा रिलेशन माइनस के साथ में, माइनस में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, आप और ला रहे हो, वो तो दिक्कत हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां क्या लिखेंगे भाई, इसका उल्टा करेंगे ऋणावेश, समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया, आपको दिया जाए ए प्लस, ए डबल प्लस, ए माइनस, ए टू माइनस, इनको जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखना है, ध्यान दीजिए आपको जैसे दिया हो ए प्लस, ए टू प्लस, ए माइनस और ए टू माइनस, इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे लिखेंगे आप, सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक प्लस वाले का होगा, सबसे अधिक ध्यान दें, ए टू प्लस का होगा, फिर ए प्लस का होगा, फिर ए का होगा,
फिर A माइनस का होगा, फिर क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता हुआ, ये थोड़ा जानते रहो यार, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम का घटता क्रम। ये थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, बाकी रीजन जानते रहो। पूछता है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा दीजिए, इसके बाद लिखना पड़ता है ट्रेंड कि कहाँ घटता है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है। सामान्य केस में यही दो रीजन दिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी अफेक्ट करता है, धनावेश ऋणावेश। अगर भाई धनावेश देखो, अगर प्लस आएगा, धनावेश के केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही ज्यादा होता है, किस केस में, धनावेश होने पर। धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट ग्रहण करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो बड़ी मुश्किल है, वहां एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो आयनन ऊर्जा का मान भी बहुत अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या रहेगा, बहुत अधिक, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसको लिखे फटाफट आप। इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा पहले इस पॉइंट को समझ लें आप आराम से, कि दूसरे आवर्त के तत्वों की कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखी गई है। अच्छा आप जानते रहो, देखो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो आप सामान्य केस में जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर कम होता है, आप जानते रहिए, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखा हूँ दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता के विषय में लिखा हूँ। दूसरे आवर्त के तत्वों में आप क्या जानते हैं, क्या क्या होता है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है। नियान की बात ना करें, उसका तो पॉजिटिव में आ जाता है। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो उष्मा शोषी होती है। मैं इन सब की बात करूंगा, अगर इनकी तुलना करूं, ठीक है, तो जब आप इधर से इधर जाएंगे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, अगर आप इधर से इधर जाएंगे आवर्त में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखो, यहाँ पे एक और फैक्टर कार्य करता है, एक और फैक्टर कार्य करता है, वो चलो नियान में लिख दे रहा हूँ। एक और फैक्टर कार्य करता है, वो है स्थायित्व। अगर आप स्थायित्व के विषय में देखें तो बेरिलियम थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका 1s कक्षक पूरी तरीके से भरा है। इसको समझना है थोड़ा सा आपको, इसका 1s कक्षक पूरी तरीके से भरा है, 1s नहीं 2s, 2s2, 1s2, 2s2, ये थोड़ा स्थायी होता है। और कार्बन भी थोड़ा सा क्या होता है, स्थायी होता है, 2p3 भरा है, और ये भी क्या है, स्थायी। ध्यान दें, ये भी थोड़ा स्थायी है, ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है। तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे। सामान्य केस में आवर्त में जब आप इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा एक और फैक्टर कार्य करता है, स्थायी। तो ये ज्यादा, ये स्थायी है, ये स्थायी है, ये स्थायी है, तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहेगी, कम। तो जब भी देखो, जब भी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता देखना हो ना, दूसरे आवर्त में, खासकर दूसरे आवर्त के तत्वों की देख रहे हैं, तीसरे आवर्त के तत्वों की देख रहे हैं, तो उस केस में जो स्थायी विन्यास रखते हैं उनका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम हो जाएगा। मतलब इन तीनों का सबसे कम होगा, और इन तीनों का कम होने के बाद सेम वही ट्रेंड है, लिथियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये थोड़ा जान लीजिए आप लोग, इनका विन्यास स्थायी होता है, स्थायी होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगा। तो इन तीनों को हटा ले आप, इन तीनों को हटा लो, फिर वही ऑर्डर ठीक है, फिर ऑर्डर ठीक होता है। फिर क्या है, लिथियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, बढ़ता हुआ क्रम रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों की तुलना करें आपस में, जैसे इनका इन तीनों का सबसे कम, अगर आप लिखने जाएंगे ना तो इन तीनों को हटा लो। मान लीजिए हमने इन तीनों को हटा लिया, इसके बाद लिखेंगे लिथियम, इसके बाद बोरान, हाँ वही तो बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अब बात है इन तीनों में किसका ज्यादा है, किसका कम। इन तीनों को लिख दिया गया, उसके बाद अपना ट्रेंड, लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इन तीनों को हटा लिया गया। अब जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा स्थायी ये है, अक्रिय गैस का स्थायित्व तो ज्यादा होता, अर्थात सबसे कम इसका होता। उसके बाद इसका हो जाता है। तो थोड़ा सा जानते रहिए, आपको रटना पड़ेगा।
अब इसका रीजन क्या समझेंगे आप कि समझो कि ये 2p पूरी तरीके से भरा हुआ है, ये 2s पूरी तरीके से भरा है, इस वजह से बोलते हैं हाँ ये 2p भरा है लेकिन न तो ज़्यादा ही भरा है न तो इस केस में ध्यान दिया, इस केस में देखो इसको सबसे अधिक स्थायी मानेंगे, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन बनता सबसे कम होगी, सबसे अधिक स्थायी नियान को मानेंगे। इसके बाद जब इन दोनों की तुलना की जाएगी तो आपके हिसाब से इसका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका होना चाहिए फिर इसका होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा क्रम देखो यहाँ क्या है। देखो सबसे ज़्यादा स्थायी इसको माना गया है, उसके बाद इसको माना गया है, उसके बाद इसको, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के योग के आधार पर। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बनता अगर इन तीनों से, देखो इन तीनों से पहले सेम ऑर्डर है, लिथियम बोरान कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। उसके बाद जब उन तीनों का क्रम क्या होगा, उन तीनों का क्रम कैसे लिखेंगे आप, नियान बेरिलियम नाइट्रोजन। जैसे मान लो, सुनो पहले, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, पूछे कि इनमें जो है इनको इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखो। आपके सामने प्रश्न दिया जाए कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनको कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में, कैसे लिखेंगे आप, सबसे कम नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद फिर अपना सेम ट्रेंड आप कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, सबसे कम कार्बन का और नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, समझ पा रहे हैं। मान लो अगर आपको ऐसा दिया जाए, एक प्रश्न और आपको दिया जाए लिथियम बेरिलियम बोरान, बोले कि इन तीनों को इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम में लिखो, तो सबसे कम बेरिलियम हो जाएगा, या कार्बन भी आ जाए, चलो सबसे कम बेरिलियम आ जाएगा, फिर लिथियम बोरान कार्बन, समझ पा रहे हो, लिथियम बोरान कार्बन, आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। इसके बाद देखो बात हो रही है कि ये थोड़ा बहुत विशेष पॉइंट है कि जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, जैसे मैं बात कर लूँ ऑक्सीजन की और सल्फर की, मैं बात कर लूँ फ्लोरीन की और क्लोरीन की, फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है, क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है, क्लोरीन कैसरे आवर्त का, तीसरे आवर्त का। तो यहाँ दिखाया गया है कि जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों से ज़्यादा हो। हालांकि देखो, हालांकि अगर आप समूह में ऊपर से नीचे आएंगे भाई, दूसरा से तीसरा आवर्त समूह में जा रहे हो, घटना चाहिए। ट्रेंड क्या है कि परमाणु त्रिज्या के हिसाब से जब समूह में ऊपर से नीचे लेंगे, आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो साइज बड़ा होगा भाई। देखो ये फैक्ट आप जान रहे हैं कि भाई साइज बड़ा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रॉन देंगे लेगा नहीं, सामान्य केस में ये नियम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा एक अलग नियम लग गया है। क्या नियम लगा है भाई, समझना है कि दूसरा आवर्त के तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता वो कम हो जाती है और तीसरे आवर्त की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नियम के हिसाब से तीसरे आवर्त का कम होना चाहिए, दूसरे आवर्त का ज़्यादा होना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया गया है, देखो ये फैक्ट देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, मतलब ये घटना एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्लोरीन की ज़्यादा बताई गई, फ्लोरीन की कम आई, नाप जब देखा गया, मेजर किया गया। ऑक्सीजन सल्फर का देखा गया तो ऑक्सीजन की कम आई, सल्फर का ज़्यादा है। फिर बाद में इसका रीजन पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वही रीजन यहाँ लिखा गया है। वही बता रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे आवर्त में जो तत्व होते हैं ना, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन मान लो 7, हम तो चलो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर ले रहे हैं, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसे मान लिया है, चलो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास पास में, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास पास में है और यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको जुड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? ये बहुत पास पास है, इनमें आपस में प्रतिकर्षण हो रहा है, ये तो और खतरनाक, हाँ इसको प्रतिकर्षित ज़्यादा कर देंगे, मतलब ये पास पास है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहेगा तो उसके और इसके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस है, तो एक बार अगर इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो आ सकता है, थोड़ा डिस्टेंस है, प्रतिकर्षण तब भी वैसी बात है नहीं, लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पास पास होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ये क्या आरोपित करेंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षण बल, और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या आरोपित करेगा, कम प्रतिकर्षण बल। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता इससे क्या रहेगी, ज़्यादा। तीसरे आवर्त वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्व से क्या होती है, ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा जानते रहो, उसका रीजन दिया गया है। अब देखो ये नहीं पूछेगा आपसे पूछता है ना क्यों,
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्यों ज़्यादा? तो बोलेंगे भाई ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक होने के कारण जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर यह बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। इस वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होता है? कम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होता है? तो बोलेंगे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से या इस प्रकार आने वाले इलेक्ट्रॉन पर यह बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन पर यह बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होती है? कम। अब इसके बाद अगला रीजन मत लगा देना क्लोरीन के बाद ब्रोमीन फिर आयोडीन, नहीं, ये केवल दिक्कत है फ्लोरीन और क्लोरीन में, मतलब दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में। इसके बाद जो है ना ब्रोमीन आयोडीन, वहाँ सेम ट्रेंड है कि आवर्त समूह में ऊपर नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा। फर्स्ट सुने आप लोग, आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो ऑर्डर पढ़ा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होना चाहिए नियम के हिसाब से। लेकिन आपने देखा फ्लोरीन जो है दूसरे आवर्त का है और क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का ज़्यादा होता है दूसरे आवर्त से, तो पहले नंबर पे क्लोरीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। उसके बाद ठीक वही घटता क्रम है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये घटता क्रम होगा। सबसे अधिक क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ये आपको रटना है, ये ट्रेंड आपको रटना है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया, ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे न्यूनतम, मैं बताया हूँ आपको, इसे लिखवा दिया मैंने, तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम होती है, लेकिन आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा। और जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस वजह से जो ऑक्सीजन वगैरह को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन लेगा, एक वाला कि 2 वाला? एक वाला। इस वजह से हैलोजन्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में क्या होती है? हाईएस्ट। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजनों की होती है, और हैलोजन में भी सबसे अधिक किसकी? क्लोरीन। सबसे अधिक किसकी? याद होना चाहिए कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। समझ पा रहे हो? और सबसे कम ये अक्रिय गैसें हैं। तो थोड़ा सा देखो, बस ये लास्ट पॉइंट है, देखो क्या है, मैं लिखवा दे रहा हूं दूसरे आवर्त के तत्वों की या हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या लिखेंगे? हैलोजनों की, ये आपको याद रखना, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट यही है, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है, हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वगैरह, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या लिखा है? सबसे अधिक बताइए किसका होगा? क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यहाँ तो देखो, यहाँ तो ठीक है नियम कि भाई जब समूह में जाएंगे तो घटेगा, ब्रोमीन का ज़्यादा, आयोडीन का कम, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कौन क्रम लगा है? हाँ, तो बोलेंगे ये तीसरे आवर्त का है, ये दूसरे आवर्त का है, तो आपने नियम पढ़ा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तीसरे आवर्त के तत्वों से क्या होती है? कम। क्यों भाई? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा। क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण, केवल यहाँ रीजन है, ऐसा यहाँ मत बताना, यहाँ भी तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसका भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली घटना है, उस पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, व्याख्या दिया जा रहा है क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि क्लोरीन का साइज ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण यह आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक प्रतिकर्षण आरोपित करता है,
फलस्वरूप इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे कम हो जाती है? क्लोरीन से कम होती है, और बाकी ब्रोमीन आयोडीन से अधिक होती है, कम हो जाती है। और अच्छा, एक और रट लीजिए बस, एक हाइड्रोजन समूह है और एक है 16वां समूह, ये 17वां समूह है, और एक मैं क्या लिखवा रहा हूँ, 16वां समूह ऑक्सीजन वाला। बाकी सब ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्षार धातुओं की बात करें, क्षार धातु में वही नियम लग जाएगा, इस समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, मतलब हाइड्रोजन की सबसे अधिक रहेगा, हाइड्रोजन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, उससे कम किसका? लिथियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम रुबिडियम का, उससे कम सीजियम का, वहाँ दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा रट लो, देखो 16वां समूह नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए? देखो आपके नियम के हिसाब से, सुनो ये लास्ट पॉइंट, आपके सोच के हिसाब से सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, सल्फर तीसरे आवर्त का है, तो सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर इसके बाद सेलेनियम, इसके बाद टेल्यूरियम, इसके बाद क्या होना चाहिए? पोलोनियम। ऐसा होना चाहिए आपके सोच के हिसाब से। मैंने चलो सल्फर को ज़्यादा मान ही लिया आपने, क्योंकि जान चुके हैं कि सल्फर का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम, इस हिसाब से आपका ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ऑक्सीजन कम है सल्फर से, सही है, ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन का इन सबसे अधिक है, ये एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ऐसा नहीं आया। ऑक्सीजन का बाकी इन तीनों से भी कम आया इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता था वो ऑक्सीजन का इन तीनों से ही कम है। सबसे लास्ट पे कौन आ जाएगा? तो आपसे पूछ सकता है 16वें समूह में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की होती है और सबसे न्यूनतम, ये थोड़ा रख लीजिए, यही दो मेन पॉइंट आपके लिए एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ दोनों से। तो सबसे अधिक आ जाएगा सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद कौन? टेल्यूरियम का, उसके बाद पोलोनियम का, उसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन। होने के कारण हो, क्या लिखा आपने? या फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है अधिक होने के कारण, यह, अरे यार, होने के कारण यह आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, ये बात है। इसको लिखे फटाफट।